Good morning students and my dear friends. Today is 1st of May 2023 Monday. बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फाइनेंस और इकोनॉमिक रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस भी पब्लिश होती हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड पेज स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज पीपल बिगिन टू बिकम सक्सेसफुल द मिनट दे डिसाइड टू बी। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, डीआरटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल से रिलेटेड है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। उस रिपोर्ट को भी हम आज के न्यूज़ एनालिसिस में कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, बिल शॉक्स अहेड ऑन इंपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट। पिछले कुछ टाइम से कुछ स्टेट्स की जो डिस्कॉम्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की ही कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और एनालिस्ट का ये कहना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो कुछ स्टेट्स में हमें बढ़ते हुए दिख रहे थे वो भी आगे आने वाले टाइम में उनमें हमें और इंक्रीज देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो पावर परचेजर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव इंपोर्टेड कोल जो है वो पास ऑन कर रहे हैं इवेंचुअल कस्टमर्स तक। इस न्यूज़ का मतलब क्या? इस न्यूज़ का सीधा मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कोल एंड लॉन्गर रूट्स टू ट्रांसपोर्ट कोल द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। कोल महंगा होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो जेनकॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ इंक्रीज कर रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें कुछ स्टेट्स में देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में। और एनालिस्ट का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये और इंक्रीज होगा क्योंकि जो कोल है उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, कोल और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है और जो कंपनीज हैं उनको लॉन्ग रूट टैकल करना पड़ रहा है, लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कोल। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा इससे पहले भी हमने कोल की क्राइसिस फेस करी थी सितंबर अक्टूबर 2021 में और अप्रैल मई 2022 में इंडिया में हमें कोल क्राइसिस देखने को मिली थी, कोल की कमी देखने को मिली थी, शॉर्टेज देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने इस साल पहले ही जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जिनको हम जेनकॉस भी बोलते हैं उन कंपनीज को पहले से ही डायरेक्शन दे दिए हैं कि वो अपने कोल की रिक्वायरमेंट का या जो कोल प्रोड्यूस कर रही है उसमें अप टू 6% तक ब्लेंडिंग कर सकती हैं। किसकी? इंपोर्टेड कोल की। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान रहे होंगे तो उसे पता होगा इससे पहले कुछ 2-3 साल पहले पावर मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था जेनकॉस को कि वो कोई भी इंपोर्टेड कोल यूज़ नहीं करेंगी इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक कोल इन इंडिया। तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए पहले ये डायरेक्टिव्स दिए गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक सडन कोल क्राइसिस जनरेट हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोल के कंजप्शन की या बोल सकते हैं कि जो कोल डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी और उस डिमांड को सैटिस्फाई नहीं कर पानी थी डोमेस्टिक कंपनीज, जिसकी वजह से हमें कई बार कोल क्राइसिस देखने को मिली। हालांकि टाइम टू टाइम पावर मिनिस्ट्री ने अलाउ भी कर दिया था जेनकोस को कि अप टू 4%, अप टू 6% वो चाहें तो वो इम्पोर्टेड कोल को मिक्स कर सकती हैं इनटू देयर रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोल क्राइसिस में हमें ईज आउट देखने को मिला था। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से इस साल की शुरुआत में ही यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज थी उनको डायरेक्शंस दे दिए थे कि वो अप टू 6% इम्पोर्टेड कोल ब्लेंड कर सकती हैं इनटू देयर रिक्वायरमेंट। हालांकि इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव के बाद भी अगर हम देखें तो जो कोल का जो प्राइस पड़ रहा है जनरेटिंग कंपनीज को वो ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस रेल रूट के थ्रू जो कोल ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम कोल रिच ईस्टर्न स्टेट टू यूजर प्लांट, वो रूट भी महंगा हो गया है। अगर हम देखें इंडिया में तो कोल रिच जो स्टेट्स हैं वो ईस्टर्न पार्ट में ही इंडिया के, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन रूट जो है वो कंपनीज को लेना पड़ता है। और रिसेंटली चाहे शिप हो चाहे रेलवेज हो, इन सब में हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट।
और इसकी वजह से चाहे डोमेस्टिक कोल का ट्रांसपोर्ट हो चाहे इंपोर्टेड कोल का ट्रांसपोर्ट हो, दोनों ही महंगा हो रहा है। और जिसकी वजह से जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 40 पैसा पर किलो वाट आवर के हिसाब से टैरिफ इंक्रीज़ किया है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेंगे, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है जो कुछ स्टेट्स में बढ़ रहा था वो फिलहाल के लिए भी और बढ़ता हुआ दिखेगा। सो दीज आर द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाइक ईयर ऑन ईयर बेसिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मध्य प्रदेश में 2%, हिमाचल प्रदेश में 3.8%, उत्तराखंड 9.6%, मेघालय 10.4% और बिहार में अप्रॉक्सीमेटली 24% का टैरिफ इंक्रीज देखने को मिल रहा है in financial year 24, and the reason increasing transportation cost and expensive imported coal. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Tweaks to speed up DRT process soon. तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसको हम भी बोलते हैं, इन ट्रिब्यूनल्स में जो पेंडिंग केसेस है उनको एक्सपेडाइट करने के लिए, उनको जल्दी उनका रेजोल्यूशन करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स में अमेंडमेंट करने जा रही है। सो इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ केस हेयरिंग, केस सेटलमेंट, केस रेजोल्यूशन, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू amend certain rules for DRTs. DRTs stands for Debt Recovery Tribunals. ओके, व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स? बेसिकली कई बार हमने न्यूज़ एनालिसिस में सुना भी है ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है? ट्रिब्यूनल्स आर जुडिशियल और quasi-judicial institutions established by law. They basically intend to provide a platform for faster adjudication as compared to traditional courts as well as the expertise on certain subject matters. तो ये expertise होती है एक मैटर पे, किसी पर्टिकुलर इशू पर केस को सुनने के लिए, और दूसरी बात ये फास्टर रेजोल्यूशन करती हैं। बेसिकली अगर हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की बात करें तो दे आर ओवर बर्डन विद अदर केसेस, अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़। इसकी वजह से उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कई सारे ट्रिब्यूनल भी स्टैब्लिश करती है, और ट्रिब्यूनल जो है वो स्पेशलाइज्ड केसेस को फास्टर मैनर में इनका रेजोल्यूशन करती हैं। तो बेसिकली डेट DRTs जो हैं वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, जो डेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके फास्टर डिस्पोजल के लिए ये ट्रिब्यूनल्स जो है स्टैब्लिश करी गई थी। अब इनका पर्पस क्या था कि फास्टर रेजोल्यूशन हो, फास्टर एडजुडिकेशन हो, बट ये जो इनका बेसिक पर्पस है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। इनमें कई सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अब कुछ रूल्स में अमेंडमेंट करने जा रही है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग टू रिमूविंग द क्लॉज रिक्वायरिंग द बोरोवर्स अप्रूवल्स व्हेन बैंक्स डिसाइड टू विथड्रॉ डेट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। इट मीन्स अगर बैंक चाहते हैं कि किसी डेट रिकवरी प्रोसीडिंग से विड्रॉ कर लें तो उन्हें बोरोवर की परमिशन लेनी पड़ती है एज पर प्रेजेंट रूल। बट अगर प्रपोज्ड चेंज अमेंड हो जाता है तो बैंक को रेजोल्यूशन आउटस्टैंडिंग जो डेट केसेस हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग डेट केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बोरोवर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So if the proposed change would enable the bank to resolve the outstanding debt cases with borrower or without seeking their consent for withdrawing pending DRT cases. और ऐसा कहा जा रहा है कि इस रूल के बाद जो DRT के पास जो पेंडिंग केसेस हैं, जो बैकलॉग केसेस हैं ट्रिब्यूनल के, वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो एज ऑफ नाउ फरवरी 2022 तक अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 थे। ये केवल फरवरी 2022 का डेटा है। अगर हम आज के कैलेंडर ईयर की बात करें तो प्रॉब्ली ये नंबर और ज़्यादा हो सकता है। और ये जो चेंज लाया जा रहा है जिसमें बोरोवर की परमिशन रिक्वायर है नहीं रिक्वायर है, ये केवल एक अमेंडमेंट है। इसी तरह से और सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो DRT में प्रपोज किए जा रहे हैं। हालांकि अभी के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने उस ड्राफ्ट को बैंक्स के पास दे रखा है। उस सारे रिफॉर्म्स को बैंक्स के पास सबमिट किया है फॉर देयर ओपिनियन की अगर उनका कोई ओपिनियन हो तो वो उसमें सजेस्ट करें, और इसके बाद शायद ये जो रिफॉर्म है DRT रिफॉर्म का जो ड्राफ्ट है ये आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। तो क्या नाम है इस ड्राफ्ट का? DRT रूल 2013
अमेंडमेंट। और अगर एक बार बैंक से अप्रूवल मिल जाता है तो उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्दी हमें डीआरटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें चेंज देखने को मिल सकता है, एक सडन रिफॉर्म देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो पेंडिंग केसेस का बैकलॉग है डीआरटीज पर वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। प्रोमोटर्स पेयर प्लेजेस बाय रिकॉर्ड $11 billion in quarter. So promoters of India's top 500 companies, which account 96% of overall market value of listed firms, have brought down their share pledges by at least 88,345 crore, approximately $11 billion. And during this March quarter, यानी Q4 of financial year 23. तो बेसिकली मिंट ने एक रिसर्च करी है ऑन रेगुलेटरी फाइलिंग्स, जहाँ पर जो रिकॉर्ड प्लेज है उसकी एनालिसिस करी है, और उस एनालिसिस में मिंट ने पाया कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनके पेयर प्लेज में हमें रिडक्शन देखने को मिला, रिकॉर्ड रिडक्शन देखने को मिल रहा है इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो जो 500 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनमें जो इनके जो इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 96% ओवरऑल मार्केट शेयर का कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, 500 बड़ी कंपनीज हैं, इन कंपनीज में जो शेयर प्लेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 88K यानी $11 बिलियन तक रिड्यूस हुआ है इन Q4 एज पर द मिंट एनालिसिस। और अगर कंपनीज के नाम की बात करें तो अडानी ग्रुप, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इंडस टावर, JSW, इन सारी कंपनीज के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने फिलहाल के लिए अपना जो शेयर है वो ब्रॉट डाउन किया है इन दीज इंपॉर्टेंट कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। केरला ग्रेच्युटी ऑर्डर टू कॉज इररेपरेबल लॉस HDFC बैंक। रिसेंटली केरला बेस जो लेबर अपीलेट अथॉरिटी है उसने HDFC बैंक को ऑर्डर दिया था ग्रेच्युटी पेमेंट से रिलेटेड। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया था, ग्रेच्युटी वाला न्यूज़। उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट में HDFC के अगेंस्ट हमें कह सकते हैं कि लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, लेबर अपीलेट अथॉरिटी ने वर्डिक्ट दिया था, जहाँ पर HDFC बैंक को बोला गया था कुछ हायर ग्रेच्युटी पे करने के लिए। जो फार्मर एम्प्लॉयज़ थे, जो एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले गए थे, जो रिटायर हो गए थे, उनको कुछ हायर ग्रेच्युटी पे करने के लिए ऑर्डर किया गया था केरला के लेबर अपीलेट अथॉरिटी ने, या लेबर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ केरला ने HDFC को डायरेक्ट किया था। अब HDFC के अगेंस्ट ये वर्डिक्ट आई थी। उसी को लेकर के जो प्राइवेट लेंडर है इंडिया का HDFC बैंक, उन्होंने बोला है कि जो केरला के लेबर अपीलेट अथॉरिटी ने जो जजमेंट दिया है कि इन ऑर्डर टू पे द हायर ग्रेच्युटी टू अ फार्मर एम्प्लॉय, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर मे कॉज द इररिपरेबल लॉस, हार्म एंड डैमेज टू द कंपनी, और इतना लॉस होगा दिस कैन नॉट बी क्वान्टिफाई। और इसीलिए HDFC बैंक ने जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है मिस्टर अनीश रविंद्र, हु इज एक्टिंग एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उनके अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल करी है। अगर थोड़ा सा हम बेसिक केस की हिस्ट्री में जाएं तो एक एम्प्लॉय था जिसने अप्रॉक्सीमेटली 16 साल 16 ईयर्स, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉय, 16 ईयर उस पर्टिकुलर HDFC बैंक में काम किया था। और 16 ईयर के बाद जब वो उस कंपनी को यानी HDFC को छोड़ रहा था तो उसको कुछ ग्रेच्युटी पेमेंट मिलता है। जब 5 साल कोई एम्प्लॉय किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेता है तो उसको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कुछ ग्रेच्युटी दी जाती है। कैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है, उसका जो कुछ फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, उसमें बेसिक पे को, जो एम्प्लॉय की बेसिक पे होती है उसको ध्यान में रख करके ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होता है। अब बेसिक पे में कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बेसिकली HRA भी होता है, DA भी होता है। तो कुछ अदर लॉज में कहीं पर HRA बेसिक पे में इंक्लूड किया जाता है, कहीं DA बेसिक पे में इंक्लूड किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है। तो बेसिकली ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में जो बेसिक पे की डेफिनेशन उसको लेकर के, ओवरऑल इसको लेकर के ये डिस्प्यूट था, जहां पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने, जिसने 16 साल HDFC बैंक में काम किया था, उसने बोला कि जो हमारा ग्रेच्युटी कैलकुलेशन हो रहा है वो हमारी बेसिक पे पर हो रहा है, और बेसिक पे में उन्होंने हमारी पर्सनल पे कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं किया है। दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड डेफिनेटली। अगर बेसिक पे में अदर कंपोनेंट इंक्लूड हो जाएंगे तो जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो उसी को लेकर के उसने केस किया था लेबर कमिश्नर के सामने। लेबर कमिश्नर जो अथॉरिटी थी या जो लेबर अपीलेट अथॉरिटी थी उसने HDFC के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया था और कहा था कि नहीं, जो बेसिक पे
हो उसमें पर्सनल पे का जो कंपोनेंट है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। और जो लेबर कमिश्नर थे उस समय के मिस्टर अनीश रावेंद्र, उन्होंने HDFC बैंक को डायरेक्ट किया था कि जो एडिशनल 7.22 लाख्स है वो पे करे विद 10% इंटरेस्ट रेट, 10% इंटरेस्ट रेट एज अ पेनाल्टी। जो 7 लाख रुपए जो उसका एडिशनल पेमेंट बन रहा है बाय इंक्लूडिंग दिस पर्सनल पे कंपोनेंट इनटू बेसिक पे, उसको इंक्लूड करके 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे एडिशनल ग्रेच्युटी पे करी जाए उस एम्प्लॉय को। इस ऑर्डर के बाद जो HDFC है उसका कहना है कि इससे बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इररिपकेबल लॉस होगा, बैंक को हार्म होगा, उसके डैमेज होंगे और जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उनके अगेंस्ट जो है वो अपील करी है HDFC ने अंडर दिस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। लेट अस सी कि इसका क्या वर्डिक्ट आता है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स स्किट बाय अ फोर्थ। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ पनिटिव एक्शंस इंपोज किए थे। किस पर इंपोज किए थे? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हैं उनका मार्च क्वार्टर में जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो डाउन हुआ है। या सीधे सीधे शब्दों में हम बोलें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो सेल है वो डाउन हुई है इनटू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। और इसका जो सीधा रीजन एनालिस्ट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो पनिटिव एक्शन या जो पनिटिव चार्जेस इंपोज किए थे कंपनीज पे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज पर, उसकी वजह से ये जो सेल है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो अगर हम मेन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज को देखें जिसमें हीरो इलेक्ट्रिक, अथर एनर्जी, TVS, ये जितनी भी कंपनीज आती हैं इसमें ओकिनावा भी इंक्लूड है। All these companies have clocked their lowest registration in 4th month of this calendar year. तो इस महीने के सारे हम रजिस्ट्रेशन को देखें तो this is the lowest registration month that companies are seeing because of this government punitive action on electric two wheelers companies. हालांकि इन सब में केवल जो ओला इलेक्ट्रिक रही वो एक्सेप्शन रही, उसने अपने मार्च क्वार्टर या मार्च मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 21,560 रजिस्ट्रेशन किए। अप्रैल के मंथ में अपने मार्च का नंबर, जो मार्च का प्रीवियस नंबर था, उसको क्रॉस करते हुए। अदरवाइज जितनी भी अदर कंपनीज हैं उन सब ने अपने अप्रैल के मंथ में पिछले 3 महीनों का सबसे लोवेस्ट रजिस्ट्रेशन पॉइंट रजिस्टर किया, जबकि ओला के केस में अप्रैल के मंथ में इट इज़ द हाइएस्ट इन दिस कैलेंडर ईयर। And because of this government punitive action and decline in registration, there is some interesting changes are happening in two-wheeler pecking orders. The Bajaj Auto and the Chetak Technologies combined have quietly moved up to top 5 in the April, जो कि मार्च में approximately 6th पोजीशन पे थी। तो अगर हम बजाज ऑटो और चेतक टेक्नोलॉजीज को देखें तो वो अपने 6th पोजीशन से इंक्रीज होकर के 5th पोजीशन पर पहुंच गई हैं। इसी तरीके से अगर एम्पर की बात करें तो उसने एथर को रिप्लेस कर दिया है 3rd स्पॉट में। तो जो ऑर्डर्स के बेसिस पर जो कंपनीज की लिस्टिंग थी वो चेंज हुई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनीज डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनकी सेल इम्पैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द पनिटिव एक्शन टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री DHI ऑन हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा बेस्ड ऑन विसल ब्लोअर कंप्लेन। क्योंकि ऐसा कहना था कि इन दोनों ही कंपनीज ने जो लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट थी स्कूटर की, अप्रॉक्सीमेटली 50% की लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट द डोमेस्टिक ऑटो पार्ट मेकर्स, गवर्नमेंट ने ऑटो मोबाइल के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया था कि वो जितना भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जितने भी ऑटो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका 50% जो है वो डोमेस्टिकली या लोकली मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इसे कभी कभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो 50% अप्रॉक्सीमेटली आपको डोमेस्टिक या लोकल मैन्युफैक्चर से खरीदना पड़ेगा। आपका जितना भी अर्जा पुर्जा जो भी उसमें कंपोनेंट लगा उसका 50% जो है वो आप इंडिया के खुद की मार्केट है, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो, इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे खरीदें। तो विसल ब्लोअर कंप्लेन के अकॉर्डिंग जो 2 कंपनीज थी इन्होंने इस पर्टिकुलर क्लॉज को वॉयलेट किया था, जिसकी वजह से उनको सब्सिडी, जो उनकी सब्सिडीज थी वो रोक दी गई थी। जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है PLI स्कीम के तहत, फिलहाल उसको उन दोनों कंपनीज को नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ होगा। प्रोबेबली इसकी वजह से सेल और रजिस्ट्रेशन भी इम्पैक्ट किया है और इसकी वजह से ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें कंपनीज की लिस्टिंग, उनकी सेल सब कुछ चेंज हो रहा है। दिस इज द current position of two-wheelers electric segment. New order picking order 34 Ola से, 14 Athar, 13.2 Ampere, 12.2 Hero Electric, 6.2 Bajaj Chetak, 5.2
and Okinawa and 4.9 Okinawa and others 10.2, and this is the top player space between based on the registration number. तो ओला, TVS, अदर, एम्पर, ये जो है ये टॉप कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्च 23 एंड अप्रैल 2023. तो दोनों का कंपैरिजन है. मार्च और अप्रैल के बीच में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला. तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि मार्च से लेकर के अप्रैल में कंपनीज की सेल में, रजिस्ट्रेशन में कितना चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्शन ऑन दीज कंपनीज. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, दैट इज ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. इंडिया टू विटनेस लेस जॉब चर्न इन नेक्स्ट 5 years. WEF stands for World Economic Forum. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स विच मैप्स द जॉब्स एंड स्किल कमिंग इन अपकमिंग ईयर्स एंड ट्रैक द पेस ऑफ चेंजेस. और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन लेबर मार्केट विल विटनेस अप्रॉक्सीमेटली 22% जॉब चर्न कंपेयर टू 23% वर्ल्ड वाइड. तो अपकमिंग जो टाइम है, जो अपकमिंग ईयर्स हैं, उसमें वर्ल्ड लेवल पे 23% का जॉब चर्न देखने को मिलेगा, जबकि इंडिया में हमें लेस जॉब चर्न देखने को, अप्रॉक्सीमेटली 22% जॉब चर्न देखने को मिलेगा. लेबर मार्केट चर्न बेसिकली रिफर्स टू expected job movements including new roles being created and existing roles being destroyed as a proportion of करंट एम्प्लॉयमेंट. तो लेबर मार्केट चर्न क्या होता है? बेसिकली जो जॉब मूवमेंट्स देखने को मिलता है, जो नई जॉब्स आती हैं, नए रोल्स क्रिएट होते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोल्स हैं, वो ऑब्सलीट हो जाते हैं, वो खत्म होते चले जाते हैं. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर डायनामिक्स को हम लेबर मार्केट चर्न बोलते हैं. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसी पर्टिकुलर लेबर मार्केट चर्न को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड लेवल पे 23% लेबर मार्केट चर्न देखने को मिलेगा, जबकि इंडिया में केवल 22% रहेगा एज अ प्रपोर्शन ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली अगर करंट एम्प्लॉयमेंट 100% है तो 22% लेबर मार्केट चर्न इंडिया में देखने को मिलेगा और 23% जो है ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा. इसका मतलब 100 में से 22 जॉब जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी नई तरह की जॉब से, नए तरह के रोल से. तो डेफिनेटली दिस रिक्वायर मोर स्किल्स, अपस्किलिंग्स और रीस्किलिंग ऑफ द करंट labor force. This situation basically says that where new employee replaces someone in the same role because of the requirement of new skills and upskilling. तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जहाँ पर 800 कंपनीज, 27 इंडस्ट्रीज क्लस्टर से 45 इकोनॉमीज से 800 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है और लेबर मार्केट चर्न की बात कही गई है. और इसका फैक्टर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेबर मार्केट चर्न कॉज करेंगे? तो जो मेजर फैक्टर इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया वो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स जस्ट लाइक इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉलोड बाय डेटा एनालिटिक्स एंड साइंटिस्ट एंड डेटा एंट्री क्लर्क. ये बेसिक जो जॉब्स हैं ये आगे आने वाले टाइम में इनका प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा. तो बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उसकी 22% जॉब्स जो हैं वो ऑब्सलीट हो जाएंगी और जो नई तरह की जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइंटिस्ट, डेटा एंट्री, इस तरह की जॉब्स का हमें ज़्यादा प्रेवलेंस देखने को मिलेगा. ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, फैक्ट्री वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू विटनेस द लेस और द लीस्ट. डेफिनेटली इट इज क्वाइट ऑब्वियस अगर टेक्नोलॉजी की वजह से ये लेबर चर्न हो रहा है तो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है और इसी चेंज की वजह से जो कुछ जॉब्स हैं वो पुरानी हो जाएंगी, ऑब्सलीट हो जाएंगी और उसकी जगह हमें कुछ नई जॉब देखने को मिलेगी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एंट्री ऐसी जॉब्स. और अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात करें जहाँ पर लेबर का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो उतना टेक्नोलॉजिकली उतना जल्दी चेंज नहीं होता जितना जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है. तो लेबर की जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है वो या लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इतना रोल नहीं होता, वो मैनुअल काम सारे होते हैं. इसकी वजह से इस पर्टिकुलर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसमें इतना लेबर चर्न देखने को नहीं मिलेगा. लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि जो अकाउंटेंसी की जॉब्स होती हैं, ऑडिटर्स की जॉब हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स की जॉब्स हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इन सब के केसेस में लेस लेबर चर्न देखने को मिलेगा. So this is the job result as per the World Economic Forum report. रोल्स जो हैं आगे आने वाले टाइम में जिसमें हमें ज़्यादा चर्न ओवर देखने को मिलेगा, ज़्यादा चर्न देखने को मिलेगा लेबर मार्केट में. तो ये तरह की जॉब है जिसमें मिनिमम देखने को मिलेगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. सेबी's Adani prop hits a wall with offshore regulators.
तो सेबी ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली वो जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में उतना स्पीड नहीं अटेन कर पाया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो अडानी की जो ओवरसीज एंटिटीज़ हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करना है वो सेबी को एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं एक्सेस हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द ओवरसीज रेगुलेटर्स, particularly around ultimate beneficial ownership of certain foreign portfolio investors। तो जो अडानी के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो जानकारी चाहिए, जो सब्सिडरीज के बारे में जानकारी चाहिए, जो फॉरेन सब्सिडरीज बेसिकली हैं उनके बारे में जो जानकारी चाहिए, वो जो सेबी को प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उस कंट्रीज़ के जो रेगुलेटर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें कई सारे हर्डल्स आने हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में, जिसकी वजह से सेबी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो अडानी ग्रुप का जो फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के जो बेनिफिशियल ओनरशिप है उसके कई सारे जो डिस्क्लोजर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। सेवरल जुरिडिक्शंस अलाउ the omnibus structure where the end beneficiaries are not required to be captured or are based in some other geographies। तो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थर्ड पार्टी जो रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं उनका डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें जो है वो सेबी को कई सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से इन ऑफशोर रेगुलेटर्स की वजह से जो अडानी प्रॉप चल रहा था वो फिलहाल के लिए स्लो डाउन हो गया। सो लेट अस सी हाउ सेबी विल टैकल दिस पर्टिकुलर इशू। हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है कई सारे कंट्रीज़ के साथ, जिसके तहत जो रेगुलेटर्स हैं, ऑफशोर रेगुलेटर्स हैं, उनको कुछ रेगुलेटर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी कि कब सेबी का ये जो इशू है ये रिजॉल्व होता है और ये अडानी की जो प्रॉप है ये कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एस्मा-रो EU बैंक्स मे टर्न इंडियन एंटिटीज इनटू सब्सिडियरीज। तो रिसेंटली एस्मा ने, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, एस्मा कौन है? यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। आप इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एस्मा ने इंडिया के जो 6 क्लियरिंग हाउसेज हैं उनको डी रजिस्टर कर दिया था, डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। इसके बाद से जो यूरोपियन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको क्लियरिंग के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि अभी इंप्लीमेंट नहीं ऐसा करना है कि ये 1 मई से एस्मा का जो रेस्ट्रिक्शन है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, और जिसके बाद जो EU बैंक्स हैं जिनकी इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, यूरोपियन यूनियन जो बैंक्स हैं जिनकी इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, उनको इंडिया में ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और इसके लिए जो यूरोपियन बैंक्स है उन्होंने एस्मा से डिस्कशन भी किया था, हालांकि इस डिस्कशन का कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया था। तो अब एज अ सोल्यूशन इन ऑर्डर टू सर्कमवेट द डी रिकॉग्निशन फ्रॉम संडे द, यानी इट मीन्स फ्रॉम टुडे 1 मई, आज ही है, तो आज के दिन से ये जो है एप्लीकेबल हो जाएगा यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी का जो ये रेगुलेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यूरोपियन बैंक्स में फेस द प्रॉब्लम इन देयर ऑपरेशन इन इंडिया, एंड दैट इज वाई ऑन October 31st ईयर जो यूरोपियन बैंक्स हैं दे आर थिंकिंग टू टर्न देयर इंडियन एंटिटीज इनटू देयर सब्सिडरीज इन ऑर्डर टू avoid the ESMA's restrictions. This is the timeline. You can just have the glimpse of it. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा इस न्यूज़ के बारे में। तो एस्मा के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए जब यूरोपियन बैंक्स ने उनकी इंडियन एंटिटीज़ उनको सब्सिडरीज में कन्वर्ट करने का सोचा। लेट अस सी कि इससे कैसे आगे टाइम में जो एस्मा के रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे इम्पैक्ट से कैसे बचा जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। EFTA इंडिया एम्स एट बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग वर्क। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू है जो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA मेंबर्स जो हैं उनका जो नेगोशिएशन चल रहा है फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि 2013 में अबेंडेंट हो गया था, उस इशू को लेकर के ये इंटरव्यू किया गया है कि 5 साल बाद इसको दोबारा से, 5 साल तक 2013 में अबेंडेंट होता, 5 साल तक इसका नेगोशिएशन चलता है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जा रही है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को लेकर, जिसमें आयरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो उसी को लेकर के ये इंटरव्यू है। किसका इंटरव्यू है? स्विस स्टेट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया और दोनों ही EFTA फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क सो दैट दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दिस ग्रुपिंग एंड इंडिया कैन बी साइन। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस इंटरव्यू इन डिटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट बट कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रॉन्ग। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो अनएक्सपेक्टेडली कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल,
जिससे कि जो चाइना में इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुई थी वो फिर से पैची होती हुई दिख रही है। हालांकि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो स्ट्रांग हुई है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं। एज ऑफ नाउ चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक श्रिंक को रिकवर इंडिकेट कर रही है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।